Hello students. Today we are going to start our new chapter in the science biologist portion. That will be the control and coordination. बहुत ही important चैप्टर होने वाला है ये आपका बायोलॉजी के रिगार्डिंग में। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो आपकी स्क्रीन के ऊपर कि कितनी कितनी चीज़ें जो है वो इस चैप्टर के अंदर इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोगों को इस चैप्टर का जो है वेटेज पता कर लेना है। सबसे पहले तो बात करते हैं वेटेज की। तो टोटल मार्क्स इस चैप्टर के रिगार्डिंग में होंगे बोर्ड के पोर्शन में 5 मार्क्स। अब 5 मार्क्स में से इसमें से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो एक क्वेश्चन इसमें से होगा जनरली 2 मार्क्स के अंदर और एक क्वेश्चन होगा जनरली इसमें से 3 मार्क्स के अंदर। और ये दोनों के दोनों क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, बहुत ही इजी होंगे अगर आप लोगों ने ये लेक्चर जो है ये चैप्टर जो है वो शांति से समझा होगा तो। वरना तो फिर पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो हार्ड ही होने वाला है। अगर आप लोग शांति से देखोगे और शांति से समझोगे तो सारी चीज़ें जो है वो इजी है। ओके, बहुत ही ऐसा कुछ है नहीं इस चैप्टर के अंदर। सबसे पहले तो बात करते हैं इस चैप्टर के अंदर के पोर्शंस के बारे में। व्हाट इज कंट्रोल एंड व्हाट इज कोऑर्डिनेशन। कई बार क्या होता है कि हम जब भी जैसे जैसे बड़े होते हैं, ओके, तो बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज होती है जो हम लोगों को बड़ा होने के लिए कोई मदद नहीं करती है, जबकि बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज होती है जो कि हम लोगों के बड़ा होने के लिए हेल्पफुल होती है। जैसे कि हम लोग खाना खा रहे हैं, खाना कोई न्यूट्रिशंस वाला खाएंगे तो वो हमारे ग्रोथ के लिए हेल्पफुल होगी। तो हमारा बॉडी जो है उसके साथ कोऑर्डिनेट करेगा। कोऑर्डिनेट मतलब सोच समझ कर उसके साथ काम करना। ओके, तो मतलब बहुत सारा ऐसा खाना होगा जो हम लोग खाएंगे तो जिसकी वजह से क्या होगा, जनरली हमारा कोऑर्डिनेशन जो है वो हमारे बॉडी का ग्रोथ होगा। जबकि ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज है जिसकी वजह से हमारा कोई ग्रोथ नहीं होता। जैसे कि अभी मान लो कि मैं मोबाइल में गेम खेल रहा हूँ तो उसकी वजह से मेरा कोई ग्रोथ नहीं होगा बॉडी के अंदर। फिजिकली बात कर रहा हूँ, ओके। तो फिजिकली मेरा कोई ग्रोथ नहीं होगा बिकॉज आई एम प्लेइंग द गेम ऑन मोबाइल फोन। तो फिजिकली कोई ग्रोथ नहीं होगा बॉडी का, ना ही मेरा मेंटली कोई ग्रोथ होगा। वो तो सिर्फ मेरी टाइम निकालने की एक एक्टिविटी है। तो मेरा बॉडी जो है उसके साथ कुछ भी टाइप का कोऑर्डिनेशन करेगा नहीं। तो मुझे कैसे भी करके क्या करवाना है, बॉडी को कोऑर्डिनेशन करवाना है वैसी वैसी एक्टिविटीज जो है। फिर मान लो कि हो गया कि बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज जो है वो हमको फिजिकली डेवलपमेंट के लिए हेल्प नहीं करती। अब ये सारी चीज़ों को कोई ना कोई तो कंट्रोल कर रहा होगा ना। अभी मैंने बोला ना कि अगर आपकी बॉडी को ग्रोथ होना है, कोई ऐसी चीज़ होगी जो क्या करेगी, उसको कंट्रोल करेगी कि हाँ भाई मेरे को ये काम करवाना है, मेरे को ये काम करवाना है, मेरे को ये काम करवा। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो है हमारी बॉडीज़ के अंदर कंट्रोलिंग करती है। तो ऐसी हमारी बॉडीज़ के अंदर जो सिस्टम है वो कौन है, एक तो हमारा ब्रेन है। ब्रेन के साथ साथ अटैच होगा मेरा नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम ब्रेन जो ये कंट्रोलिंग का काम करते हैं, वो कंट्रोलिंग का काम कैसे करते हैं और मेरी बॉडी उसके साथ कोऑर्डिनेट क्यों करती है, व्हाई, व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड द कोऑर्डिनेशन, इट विल बी आवर चैप्टर एंड इट इज द इम्पोर्टेंट चैप्टर। ओके, तो इसके अंदर सबसे पहले क्या स्टडी करेंगे, सबसे पहले स्टडी करेंगे हम लोग नर्वस सिस्टम के बारे में। नर्वस सिस्टम के बारे में सबसे पहले स्टडी क्यों करें भाई, क्योंकि उसकी वजह से हमको पता चलेगा कि हमारी ब्रेन तक सिग्नल कैसे पहुंच रहे हैं। वरना तो फिर क्या होगा कि बॉडी के लिए जो सिग्नल है वही पहले नहीं पहुंचाएंगे तो ब्रेन को कुछ समझ में ही नहीं आएगा। जैसे कि अभी अभी मैं आपसे जो बातें कर रहा हूँ वो आपके दिमाग में मेरे को फिट पहुंचाने के लिए, आपके दिमाग में डालने के लिए उस सिग्नल को, ये मेरे ऑडियो के या फिर वीडियो के विजुअल को क्या करना पड़ेगा, आपके दिमाग तक पहुंचाना पड़ेगा। तब जाकर आपको ये लेक्चर या तो फिर आपको ये चैप्टर के कंटेंट्स जो है वो समझ में आएंगे। तो ये पहुंचाने के लिए काम कौन करेगा, सबसे पहला नर्वस सिस्टम काम करेगा। तो नर्वस सिस्टम काम करेगा, दैट इज वाई वी हैव टू स्टडी ऑन द फर्स्ट पॉइंट ऑफ द नर्वस सिस्टम कि भाई नर्वस सिस्टम क्या है हमारा। ओके, सो लेट अस बिगिन आवर टॉपिक विद द नर्वस सिस्टम। ये मैंने बात कर ली कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में। Working together of the various integrated body system in response to changes in the surroundings for the maintenance of bodily function is known as the control and coordination। कोई पूछे भाई बेसिक डेफिनेशन क्या है कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन की, तो आप क्या लिखोगे, ओके, बेसिक डिफाइन जो है उसमें लिखोगे कि अगर मेरी बॉडी जो है वो किसी चीज़ को रिस्पॉन्स करके फिर उसके फंक्शंस को अटैच करके मेरी बॉडी जो है रिस्पॉन्स करेगी, कोई भी फंक्शंस एक्टिवेट करेगी, ग्रोथ करेगी, then it will be known as the control and coordination।
सबसे पहले कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल करने के लिए हम किसको स्टडी करेंगे? नर्वस सिस्टम का स्टडी करने वाले हैं स्टार्ट। ओके, नर्वस सिस्टम यहाँ है। ओके, सबसे पहले कंपोनेंट्स ऑफ द नर्वस सिस्टम। वो व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द नर्वस सिस्टम? स्टैंडर्ड 9th के अंदर लास्ट टॉपिक याद करो, टिश्यूज वाले में। टिश्यूज वाले में लास्ट टॉपिक था नर्वस सिस्टम वाला, उसमें हम लोगों ने स्टडी किया था न्यूरॉन्स के बारे में। तो सबसे पहला पॉइंट है, द नर्वस सिस्टम इज मेड अप ऑफ द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व सेल्स और न्यूरॉन्स। नर्व सेल्स को हम और दूसरा क्या कह सकते हैं? न्यूरॉन्स भी कह सकते हैं। ऐसा नहीं है कि नर्व सेल्स और न्यूरॉन्स जो है अलग अलग चीज है, नर्व सेल्स को ही हम लोग क्या कह सकते हैं? न्यूरॉन्स कह सकते हैं। ओके, तो पहली बात यहाँ पर 3 पॉइंट्स आ गए कि भाई एक तो ब्रेन से, एक स्पाइनल कॉर्ड से और नर्व सेल्स से। इन तीनों चीजों से क्या बनता है? नर्वस सिस्टम बनता है। ओके, पूरा का पूरा मैं सिस्टम का बात कर रहा हूँ, उसमें से मैं एक स्पेसिफिक टॉपिक लूंगा अभी जिसको कहूंगा मैं नर्व सेल्स, और इट विल बी कॉल्ड एज द न्यूरॉन्स। पूरी नर्वस सिस्टम को समझने के लिए मेरे को 3 चीजों की स्टडी करनी है, ब्रेन की, स्पाइनल कॉर्ड की और नर्व सेल्स की। और अभी मैं किसकी स्टडी करवा रहा हूँ? अभी मैं इन 3 टॉपिक में से सिर्फ नर्व सेल्स या तो फिर न्यूरॉन्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो लेट अस स्टडी फर्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ द फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम, दैट विल बी न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स की फिगर यहाँ पर दी गई है, ये पूरा डायग्राम जो है वो न्यूरॉन्स के बारे में है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। न्यूरॉन्स के बारे में है। न्यूरॉन्स जो है उसमें मेन 4 पार्ट्स होते हैं, हम लोगों ने देखे थे 9th स्टैंडर्ड के अंदर। बीच में जो होता है वो ऑब्वियसली न्यूक्लियस होता है। सेल होता है तो सेल के बीच में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। तो ये भी एक टाइप का सेल ही है ना, पर ये सेल किसका है? नर्व सेल्स है। सो दैट इज वाई इट इज कम एट द न्यूक्लियर। इसके बीच में क्या होगा? न्यूक्लियस होगा। अब न्यूक्लियस होगा तो सेल की बॉडी होगी, क्योंकि नर्व सेल्स है तो सेल होगा तो सेल की बॉडी होगी ना। तो इसका ये नर्व सेल्स है तो यहाँ पर भी सेल बॉडी होगी। अब सेल बॉडी है, इसके साथ साथ जो चीजें जुड़ी हुई है उसको कहते हैं एक्सोन। एक्सोन यानी कि यहाँ से सारी जो चीजें हम बोलते हैं ना, एक टाइप की पाइपलाइन। ओके, तो इस तरह की जो पाइपलाइन हम लोगों को न्यूरॉन्स में देखने को मिलती है उसको कहेंगे एक्सोन। और यहाँ से सारे जो सिग्नल्स ट्रांसफर होंगे उसको कहेंगे नर्व एंडिंग्स, यानी कि ये नर्व सेल्स की एंडिंग पे है, इस वजह से इसको कहेंगे नर्व एंडिंग्स। और ये जो है सारे आपको जो ये स्टिमुली टाइप के स्ट्रक्चर दिख रहे हैं उसको हम कहेंगे डेंड्राइट। ओके, एक चीजें ये यादें रखनी है। ओके, अब एक एक चीजों के बारे में देखते हैं। तो पार्ट्स देख लेते हैं। सबसे पहले ह्यूमन नर्वस सिस्टम डिवाइड करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर हम लोग डिवाइड कर सकते हैं नर्वस सिस्टम को। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है उसके अंदर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आती है, जबकि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसके अंदर आते हैं बहुत सारे सीएनएस के डिफरेंट पार्ट्स। सीएनएस यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पीएनएस यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। Brain, spinal cord, nerves are the important part of the nervous system as we already studied in the previous topic. यहाँ पर जो फिगर आपको दिख रही है वो नर्वस सिस्टम की पूरी नर्वस सिस्टम की फिगर है। सेंट्रल और पेरिफेरल सिस्टम दोनों को मर्ज किया हुआ है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर सेंट्रल नर्वस सिस्टम है पूरा का पूरा और यहाँ से पेरिफेरल सिस्टम है पूरा का पूरा। हम लोग अभी सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ही बारे में स्टडी कर रहे हैं, जो कि ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और यहाँ तक ही आता है। ओके, अब ये जो चीज है यहाँ से इंपॉर्टेंट हमारा पॉइंट है, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। तो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन हम लोग देखते हैं। देयर आर 3 मेन पार्ट्स ऑफ द न्यूरॉन, दैट आर एक्सॉन, डेंड्राइट एंड सेल बॉडी। द एक्सॉन कंडक्ट्स अ मैसेज अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। अब भी ये सारी चीजें मैंने बोली है, फिर रिपीट कर रहा हूँ, फिर यहाँ से बोल रहा हूँ। The dendrite receives the information from the next cell and conducts it towards the cell body. The cell body contains the nucleus, mitochondria and other organelles. It mainly concerned with the maintenance and the growth of the body. So cell body contains major parts of the cell that will be considered as the nucleus, mitochondria and cell organelles. Cell organelles के अंदर सारी चीजें पता है ना, याद है 9th स्टैंडर्ड के अंदर स्टडी किया था, वही है। तो वही सारे सेल ऑर्गेनल्स यहाँ पर भी होंगे। सेल ऑर्गेनल्स होंगे तो उसका काम क्या होगा? उसका काम होगा सेल का ग्रोथ करना, सेल के मैसेज की बॉडी के मैसेज सारी चीज़ों को ट्रांसफर करना, कौन सी चीज़, कौन सी इन्फॉर्मेशन को अंदर आने देना है, कौन सी इन्फॉर्मेशन को अंदर नहीं आने देना, ये सारी चीज़ों के बारे में किसको पता होगा? सेल बॉडी को पता होगा। उसके बाद वो एक्सॉन के थ्रू क्या करवाएगा? मैसेज को ट्रांसफर करवाएगा। ओके, तो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन तो भाई बहुत ही ईजी है। 2 मार्क्स के क्वेश्चन में ऐसा पूछा जा सकता है, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड वर्किंग ऑफ द न्यूरॉन।
तो अब यहाँ से इजीली फिगर ड्रॉ करके यहाँ से लिख सकते हो। कई बार ऐसा होता है कि 2 मार्क्स में पूछा जाता है तो इतना ही लिखना है, इतना ही ड्रॉ कर रहा है, तो सोचो कि 2 मार्क्स पूरे के पूरे आपको रेडीमेड मिल रहे हैं, यहाँ से ले लो, जितने मार्क्स खींच सकते हो खींच लो। ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग दी न्यूरॉन्स। अब न्यूरॉन्स की बात करते हैं तो न्यूरॉन्स के अंदर जो है, न्यूरॉन्स आर अरेंज्ड एंड टू एंड फॉर्मिंग अ चेन। दिस हेल्प्स इन द कंटिन्यूअस ट्रांसमिशन ऑफ द इम्पल्सेस। इम्पल्सेस यानी कि क्या, हमारे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो जनरेट होते हैं, जो ब्रेन के थ्रू हमको पहुंचाने हैं, ब्रेन के ऊपर पहुंचा रहे हैं, वो किस तरह से कंटिन्यूअसली ट्रांसफर होते रहते हैं, उसके लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? न्यूरॉन्स की ज़रूरत पड़ती है। Each neuron receives an impulse through a dendrite and transmit it to the next neuron in a sequence through its axon। तो डेंड्राइट से हमारा जो मैसेज है वो कनेक्ट होता है और फिर यहाँ से धीरे धीरे इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस जो है वो एक्सॉन के थ्रू कहाँ पर जाते हैं? ब्रेन में जाते हैं। ओके, ईच न्यूरॉन, वो तो हो गया। न्यूरॉन्स आर नॉट कनेक्टेड। ओके, न्यूरॉन्स जो है एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं होते। ईच इंडिविजुअल न्यूरॉन्स हैज देयर इट्स ओन प्रॉपर्टी एंड इट्स ओन सिग्नल दैट इज पासिंग फ्रॉम द डेंड्राइट टू एक्सॉन एंड एक्सॉन टू नर्व एंडिंग्स। ओके, synapse or small gap occur between the axon of one neuron and dendron of the next neuron. A synapse is in the muscle fiber is also known as the neuromuscular junction. Let us discuss the working of synapse in details. तो synapse के बारे में स्टडी जो है वो एक्स्ट्रा है, आपके टॉपिक्स के अंदर नहीं है। ओके, बुक के अंदर फिर भी आप लोग देख सकते हो। अब न्यूरॉन्स के बारे में देखते हैं तो न्यूरॉन्स जो है वो जनरली 3 टाइप के न्यूरॉन है: सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन और रिलेइंग न्यूरॉन। अब सेंसरी न्यूरॉन्स क्या है? तो ये नर्व सेल्स, ये जो है नर्व सेल्स है विद इन द नर्वस सिस्टम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग द एक्सटर्नल स्टिमुली फ्रॉम द ऑर्गेनिजम्स एनवायरमेंट इनटू द इंटरनल इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस। जो कोई भी एनवायरमेंट के थ्रू से वहां से कोई सिग्नल आया है, वहां से वो कैचअप करके फिर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में कन्वर्ट करेगा। वो काम कौन करेगा? वो करेगा सेंसरी न्यूरॉन। सेंस करना है ना उसको, जो भी बाहर के एनवायरमेंट का कोई चीज होगा उसको सेंस करेगा और सेंस करके फिर उसको क्या करेगा? सिंपली इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में कन्वर्ट कर देगा। वो चाहे फिर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में हो या तो फिर कोई भी चीज से हो। ओके, तो एनवायरमेंट से वो करेगा, फिर इंटरनल इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस को जनरेट करेगा और फिर वहां से वो ब्रेन में भेज देगा। मोटर न्यूरॉन्स का काम क्या है? तो मोटर न्यूरॉन्स जो है वो क्या करते हैं? आर नर्व सेल्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द पाथवे along which impulses pass from the brain और स्पाइनल कॉर्ड टू मसल और ग्लैंड। तो ये क्या करते हैं? इम्पल्सिस को ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचाने का काम करते हैं। मोटर न्यूरॉन्स है, मोटर का जैसा काम करते हैं। मोटर का काम क्या होता है? पानी को ऊपर से नीचे से ऊपर ले जाना। ओके, तो इसी तरह का काम जो है वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस सिग्नल को ले जाने का काम न्यूरॉन्स में कौन करता है? वो करते हैं मोटर न्यूरॉन्स। अब लास्ट है हमारा रिलेइंग न्यूरॉन्स। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में से कोई अलग जगह पर मैसेज ट्रांसफर करने का काम करते हैं। ओके, वो कौन करता है? वो करता है रिलेइंग न्यूरॉन्स। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ये आप लिख सकते हो। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, फिर भी आप लोग जो है वो लिख सकते हो, बहुत ही बढ़िया है। ओके, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के यहाँ पर देखो पार्ट्स है। द सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंट्रोल मोस्ट फंक्शंस ऑफ द बॉडी एंड माइंड। इट कंसिस्ट ऑफ द 2 पार्ट्स। जनरली इट विल बी द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड, एज वी ऑलरेडी नो इट। ओके, the brain is the center of the our thoughts, the interpreter of our external environment and the origin control over our body movement। okay, so ये तो बहुत ही इजी था हमारा। ओके, जो है नर्वस सिस्टम पूरा का पूरा। तो आज आपके होमवर्क में मैं ये दे रहा हूँ सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो पूरा टॉपिक है। ओके, क्वेश्चन 1 इन दी होमवर्क, एक्सप्लेन nervous system with neat diagram। एकदम से इजी है। आप लोग एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन को लिख सकते हो। न्यूरॉन्स के बारे में मैंने बोला है, सेंसरी न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स और रिलेइंग न्यूरॉन्स के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड कर देना। बहुत ही इजी है, इसके लिए जितना ज़्यादा लिखोगे उतने ज़्यादा मार्क्स कवर अप होंगे। ओके, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में आप एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन डाल सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जनरली मैंने बोला ना 2 टाइप की नर्वस सिस्टम होती है, सेंट्रल और पेरिफेरल। तो अब दोनों के बारे में यू कैन राइट बोथ फॉर दैट। ओके,
अब हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो मैं बता देता हूँ। आपका जो दूसरा टॉपिक है वो है ये वाला। ह्यूमन ब्रेन के बाद जो आता है हमारा ये रिस्पॉन्स ऑफ द नर्वस सिस्टम। ये जो है आपका दूसरा टॉपिक है। ओके, जनरली रिस्पॉन्स टू ऑफ द नर्वस सिस्टम क्या है? सो रिस्पॉन्स ऑफ द नर्वस सिस्टम यानी कि मेरा जो नर्वस सिस्टम है वो किस तरह से काम कर रहा है। ओके, किस तरह से रिस्पॉन्स कर रहा है, तो वो किस तरह से कर रहा है। स्टिमुलिस यानी कि क्या? तो स्टिमुलिस यानी कि कोई भी जगह से मेरे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में से कोई भी चीज़ मेरे साथ हैपनिंग हुई। मतलब मान लो कि चलो बारिश हो गई तो मेरे शरीर के ऊपर क्या गिरेगा? पानी गिरेगा। तो वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में से जो चीज़ मेरे शरीर को महसूस हुई, ओके, वो कौन महसूस करेगा? वो करेगा सेंस ऑर्गन। अभी हमने देखा ना कि भाई नर्वस सिस्टम के अंदर 3 नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन्स है। तो उसमें जो सेंसरी न्यूरॉन्स है वो क्या करते हैं? सेंस कर लेते हैं हमको। उसके बाद सेंसरी नर्व्स जो है वो सेंस करके फिर किसको बोलेंगे? स्पाइनल कॉर्ड को बोलेंगे। स्पाइनल कॉर्ड के अंदर हमारा क्या होगा? मोटर नर्व्स होंगे जो फटाफट से मैसेज को ले जाएंगे दिमाग तक, और दिमाग को बोलेंगे कि भाई यहाँ पर पानी गिर रहा है और पानी से आपका हाथ जो है वो गीला हो रहा है, तो आपको वापस ले लेना है, वरना आपको क्या हो जाएगी? सर्दी हो जाएगी, या तो फिर वरना आपको खांसी हो जाएगी। तो इस तरह से क्या होगा कि हमको फटाफट से पता चलेगा, मोटर नर्व्स फटाफट से मैसेज को ट्रांसफर करेंगे। और हमारे इफेक्टर यानी कि मसल्स या तो फिर ग्लैंड्स को हम लोग का दिमाग जो है वो क्या बोलेगा? रिस्पॉन्स करने को बोलेगा कि भाई हाथ ले ले, या तो फिर क्या हो जाएगा? गीला हो जाएगा। और मैंने बोला वैसी सारी चीजें। तो इस तरह से एक एक चीज जो है वो इम्पोर्टेंट है। ओके, यहाँ पर से स्पाइनल कॉर्ड, मोटर नर्व्स और इफेक्टर्स, और फिर हमारा रिस्पॉन्स। ओके, स्टिमुलिस यानी कि ऐसी कोई घटना या ऐसी कोई फिनोमिना जो हमारे साथ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में से क्रिएट हो रही है। ओके, ऐसी स्टिमुलिस जो है वो प्लांट के साथ भी होती है और हमारे साथ भी होती है। सो रिस्पॉन्स जो है वो जनरली 2 टाइप्स के हम लोग दे सकते हैं नर्वस सिस्टम के अंदर। एक तो होते हैं वॉलेंटरी, और एक होते हैं इनवॉलेंटरी, और एक होते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। 3 टाइप्स के सॉरी एक्शन होते हैं हम लोग जो जनरली प्रोवाइड करते हैं ब्रेन के थ्रू। वो होते हैं वॉलेंटरी। वॉलेंटरी यानी कि क्या? तो सबसे पहला यहाँ पर है द एक्शन दैट कैन बी कंट्रोल वॉलेंटरीली आर कॉल्ड वॉलेंटरी एक्शन। मतलब जिसको मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। ओके, जिसको मैं कंट्रोल कर सकता हूँ आर कॉल्ड एज द वॉलेंटरी एक्शन। मतलब ब्रेन पता बोलेगा कि हाथ ले ले तो हाथ ले लेगा, फिर ब्रेन बोलेगा हाथ रख रहे तो हाथ रखेगा। ओके, तो इस तरह के जो वॉलेंटरी कंट्रोल्ड एक्शन है उसको मैं कहूँगा वॉलेंटरी एक्शंस। उसके बाद हो गए जैसे कि हमारा दूसरा है इनवॉलेंटरी एक्शंस। तो जो जनरली हमारी कंट्रोल के बाहर है। जैसे कि मेरे शरीर के अंदर ब्लड सर्कुलेशन जो हो रहा है, ओके, वो मेरे हाथ में नहीं है, पर फिर भी वो अपने आप सर्कुलेशन हो रहा है, मैं थोड़ी कंट्रोल कर पा रहा हूँ उसको। तो उस तरह के जो है द मूवमेंट ऑफ द फूड इन द एलिमेंट्री कैनाल, कॉन्ट्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, रिलैक्सेशन ऑफ द ब्लड वेसल्स आर इनवॉलेंटरी एक्शन दैट कैन नॉट बी कंट्रोल्ड इजीली। ओके, अगर फिर आपकी सेवेंथ सेंस जो है वो ओपन हो जाएगी तो ये सारी चीजें भी आप कंट्रोल कर सकते हो, बट सेवेंथ सेंस को ओपन करना पड़ेगा, जो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम लोग तो मोबाइल में गेम खेलते रहते हैं। दैट इज द मेन रीजन दैट इज वाई वी कैन नॉट ओपन अवर सिक्स सेंस। तो हाउ कैन वी ओपन अवर सेवेंथ सेंस? ओके, ओके, वरना तो सारी चीजें हो सकती है। द रिफ्लेक्स एक्शन, ये हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रिफ्लेक्स एक्शन जो है क्या है? सडन रिस्पॉन्स। अगर किसी चीज का मैं दे देता हूँ सडन रिस्पॉन्स, यानी कि अगर मान लो कि मेरे घर में पतीला है और पतीले में पानी गर्म हो रहा है, और मैंने गैस को तो बंद कर दिया पर मैंने पतीला छू लिया, तो वो मेरा दिमाग अभी सिग्नल को पहुंचाएगा, ब्रेन बोलेगा हाथ ले लेने का है कि नहीं लेने का है। उससे पहले ही मेरे को क्या लगेगा? एक झटका लगेगा। झटका लगेगा तो मेरा हाथ जो है वो वहां से निकल जाएगा। यानी कि सडन रिस्पॉन्स दिया ना मैंने, जैसे ही पतीले को मैंने छुआ, वो गर्म था तो मैंने क्या कर लिया? उसको हाथ ले लिया। तो इस तरह के सडन रिस्पॉन्स को हम कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। Okay, the reflex action, however, show a sudden responses and do not involve any thinking. This means that the unlike involuntary actions, these are not under the control of the brain. यानी कि इसका कंट्रोलेशन जो है वो ब्रेन नहीं करता, ये जो है वो सडन रिस्पॉन्स ही है।
मतलब छुआ, गरम लगा था, हम लोगों ने तुरंत ही क्या कर लिया, उसको ले लिया हाथ, तो ये जो है वो सडन रिस्पॉन्स है। एंड दिस सडन रिस्पॉन्स इज कॉल्ड एज द रिफ्लेक्स एक्शन। यहाँ पर से तो तीन टाइप्स के हम लोगों ने एक्शन देखे हैं, वॉलेंटरी, इनवॉलेंटरी और रिफ्लेक्स एक्शन। अब रिफ्लेक्स एक्शन के लिए काम कौन करता है, तो रिफ्लेक्स एक्शन के लिए जो है यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई है। When we accidentally touch a hot object, we withdraw our hand immediately without thinking. If we do not do this, our hand will burn. The sensory nerve detect the heat. सबसे पहले तो कौन डिटेक्ट करेगा हीट, सेंसरी नर्व्स यानी कि सेंसरी न्यूरॉन्स जो है वो क्या करेंगे, इसको टच को सीधा महसूस करेंगे। अब महसूस करके सीधा कहाँ पर जाएगा, यहाँ object we they are connected to the nerve which move the muscles to the of the hand. Such a connection detecting the signal from the nerves and responding it immediately is called the reflex arc. ये तुरंत ही अगर मैं रिफ्लेक्स दे देता हूँ, ओके, a connection detecting signal from the nerve and responding immediately is called the reflex arc. कोई पूछेगा एक मार्क में ये क्वेश्चन हो सकता है, या तो फिर 2 मार्क्स में आएगा कि रिफ्लेक्स आर्क, व्हाट इज द रिफ्लेक्स आर्क। तो तुरंत ही मैं अगर कोई चीज को डिटेक्ट करके उसके सिग्नल को क्या कर देता हूँ, इमीडिएटली रिस्पॉन्स कर देता हूँ, देन इट इज कॉल्ड एज द रिफ्लेक्स आर्क। ओके, और इट इज इन अदर वर्ड वी कैन से दैट इट इज अ रिफ्लेक्स एक्शन। दोनों ही चीजें सेम है। हाँ भाई, रिफ्लेक्स आर मेक्स एन इंस्टेंट ऑटोमेटिक response possible. It connects the input nerves and the output nerve and meets in a bundle in the spinal cord. In fact, nerves from all over the body meet in bundle in the spinal cord on their way to the brain. Therefore, the information input reaches the brain. The reflex arc consists of 5 distinct parts. Of these are receptor, sensory neurons, association neuron, motor neuron, and effector. It means the first we touch the hot object, then the sensory neuron will take the place, and sensory neuron will be transfer the message to the motor neurons, and motor neuron will transfer the message to the brain, and brain will give the sudden response that will also हमारे क्या होगा कि ब्रेन तक तो मैसेज पहुंचने से पहले ही यहाँ से सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पहले ही हम लोग क्या कर देंगे, फीडबैक दे देंगे। एंड देन इफेक्टर यानी कि जो है हमारा मसल्स इन दी आर्म, वो है वो क्या करेंगे, हेपन कर लेंगे। मैसेज हमारे ब्रेन तक पहुंचा नहीं है, उससे पहले हम लोगों ने क्या कर दिया है, रिस्पॉन्स दे दिया है। और यही सारी चीजों को आपको एक्सप्लेन करना है। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। यहां तक रखते हैं सारी चीजों को। और क्वेश्चन नंबर 2 जो है यहां पर, व्हाट इज रिफ्लेक्शन आर्क, यानी कि रिफ्लेक्शन एक्शन। ओके, एक्सप्लेन विथ नीट डायग्राम, ये डायग्राम भी ड्रॉ करना है। So that's it for today. Thank you very much for reading this. If you had any kind of doubt, you can ask me on the comment section, you can ask me on the WhatsApp, or you can ask me on the Instagram also. Till then, bye bye everyone, and take care of yourself.